ठीक है, सभी लोगों को आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो आज की वीडियो हम लोग चालू करते हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है ब्लड कंपोनेंट के ऊपर। तो ब्लड कंपोनेंट हमारे जो ब्लड बैंक में बनाए जाते हैं, अलग अलग मेथड के जरिए सेंट्रीफ्यूज करके बनाए जा सकते हैं या फिर एफआरएसएस के जरिए निकाल के बनाए जा सकते हैं। तो कैसे ब्लड कंपोनेंट हम बनाते हैं, क्या ज़रूरत है ब्लड कंपोनेंट बनाने की, और हम लोग उनका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, है ना। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक सब लोग वीडियो में रहेंगे। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम लोग सभी कंपोनेंट के बारे में क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहा है, इन सब चीज़ों का कैसे स्टोर करके रखेंगे, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले आज हम लोग, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अब मैं चालू करता हूँ, थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को, देन हम लोग चालू करते हैं आज की क्लास। हाँ, इतनी ठीक है, ओके। ठीक ठीक है, तो चालू करते हैं क्लास हम लोग आज की। ये हमारा फ्रंट पेज हो गया, तो फ्रंट पेज से ज़्यादा हमको मतलब है नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं इंडेक्स पे हम लोग। तो आज हमारा जो मोटिव है, आज हमारा क्या है कि हमको पढ़ना क्या है आज हमको, ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम लोग इंडेक्स में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ने हैं ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं, उनको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या हो सकती है इन कंपोनेंट्स की, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, क्यों ज़रूरत है अलग अलग कंपोनेंट बनाने की। देन हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब PRBC, प्लेटलेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट। तो इन सब कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट सेपरेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं कंपोनेंट की। तो दो मेथड से करते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूज करके, मतलब पेशेंट का ब्लड निकाल लेंगे पहले अपने ब्लड बैंक में, फिर उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के उसको लो स्पिन हाई स्पिन में घुमा करके उससे अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करके हम लोग कैसे बनाते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स। और देन एफआरएसएस एक जो मेथड होती है, इसमें मशीन रहती है और उसमें पेशेंट का ब्लड निकलता है और फिर वापस पेशेंट के अंदर चला जाता है, और जो कंपोनेंट हमको चाहिए है, जैसे हमको प्लेटलेट चाहिए है तो सिर्फ प्लेटलेट निकल जाएगी, बाकी आरबीसी और प्लाज्मा वापस चला जाएगा बॉडी के अंदर। हमको प्लाज्मा चाहिए है तो सिर्फ प्लाज्मा निकल जाएगा, बाकी प्लेटलेट और हमारी आरबीसी है वापस ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर चली जाएंगी। जो भी कंपोनेंट हमको चाहिए है सिर्फ वो कंपोनेंट हम एफआरएसएस के जरिए निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ें बॉडी में वापस भेज सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। देन हम लोग बात करेंगे कि पैक्ड रेड सेल, अलग अलग कंपोनेंट के बारे में सेपरेट सेपरेट में बातें करेंगे कि पैक्ड रेड सेल क्या होती हैं, फिर प्लेटलेट्स कंसनट्रेट क्या कहलाता है। प्लेटलेट कंसनट्रेट को हम लोग PRP भी बोलते हैं ना, प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा। और देन हम लोग पढ़ेंगे FFP के बारे में, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में। तो ये पूरा हमारा ब्लड बैंक का ओवरव्यू हो जाएगा, कैसे कैसे हमको सारी चीज़ पढ़नी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली मैंने 5 साल बंसल ब्लड बैंक एंड पैथोलॉजी में काम किया है जबलपुर में, तो मैंने इन सब चीज़ों को किया है सामने से, और मतलब हम लोगों ने देखी हुई सारी चीज़ें, की हुई हैं सारी चीज़ें, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आज बता सकते हैं, ठीक है। तो सामने से की हुई चीज़ों को हमको ज़्यादा नॉलेज रहता है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज, और कैसे कैसे प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम लोग करते हैं सामने से सेपरेशन, तो क्या क्या प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलती हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का इंडेक्स हो गया समाप्त, हम लोग चालू करते हैं स्टार्ट कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है हमारे ब्लड कंपोनेंट की, ठीक है। पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट की पहले सबसे पहले ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है। तो क्या होता है कि हमारे पास एक व्यक्ति से हम ब्लड ले सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ नीचे जो हमारी फोटो दिख रही है, हम यहाँ एक डोनर से ब्लड उसका ले रहे हैं, और उस ब्लड को फिर सेपरेट कर दे रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट में, मतलब प्लाज्मा अलग चला जाएगा हमारा, ठीक है, प्लेटलेट अलग चली जाएंगी और ब्लड सेल अलग चली जाएंगी। तो ऐसे हम लोग अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करके, और जिसको जो ज़रूरत है, जैसे किसी को खून की कमी हो गई, एनीमिया उसको हो गया, सिर्फ उसको आरबीसीज की कमी है, ठीक है, तो हम उसको पैक्ड सेल्स देंगे, आरबीसीज देंगे, पैक्ड सेल देंगे, ठीक है। किसी को अगर से डेंगू हो गया है और उसको ज़रूरत है कि उसको खून की बहुत ज़्यादा, मतलब खून में उसकी प्लेटलेट की कमी हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो सिर्फ हम उसको प्लेटलेट देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को कोलेटिंग फैक्टर्स की कमी है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी है, तो फिर हम उसको प्लाज्मा प्रोटीन देंगे। तो ऐसे एक डोनर से हम लोग अलग अलग उसके हिसाब से, थेरेपी के हिसाब से, मतलब किसको क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको ब्लड दे देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति का ब्लड ले करके अलग अलग लोगों को दे देते हैं, तो एक बार डोनेशन से 3 लोगों की हेल्प हो जाती है, ठीक है। जैसे कभी आप भी डोनेट करेंगे ब्लड, तो आपके ब्लड से भी 3 कंपोनेंट बना करके 3 लोगों की मदद की जा सकती है। इससे क्या होता है कि हमको 3 लोगों का अलग अलग ब्लड नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये एक ही फ़ायदा है। तो रिसोर्सेज हमारे बचते हैं, और ट्रीटमेंट टारगेट होता है, मतलब ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपी होती है, मतलब कि जो प्रॉब्लम है
उसके हिसाब से हमने कंपोनेंट दिया उसको और वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हमारी मतलब बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी कि क्या ब्लड कंपोनेंट होते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब इसकी ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ रही है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाय कंपोनेंट थेरेपी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना, मतलब कि एक डोनर से हम मल्टीपल पेशेंट की हेल्प कर पा रहे हैं, ब्लड की वेस्टेज कम हो रही है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि एक पेशेंट से हम 3 लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो एक तो हमारा हो गया कि रिसोर्सेज का हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमारा होता है टारगेटेड थेरेपी दे रहे हैं हम लोग उसको, मतलब जिसको जो ज़रूरत है, जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है सिर्फ हमको उसको वही दे रहे हैं। जैसे कि हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो सिर्फ हम उसको प्लेटलेट देंगे। तो वैसे ही हमको टारगेटेड थेरेपी हम लोग कर रहे हैं पेशेंट की इससे, ठीक। एक हो गया हमारा रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना कि एक व्यक्ति से अधिक लोगों की मदद कर पाना। दूसरा होता है कि जो भी व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको कंपोनेंट दे देना, ठीक है। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे लेस वॉल्यूम ओवरलोड की हमारी सिस्टम कम हो जाती है, कि जो हमारा ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है। मतलब जैसे कि अगर हमको उसको सिर्फ प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो हम उसको सिर्फ प्लेटलेट दे सकते हैं। अगर हम उसको आरबीसीज नहीं देंगे या फिर उसको सिर्फ आरबीसीज की ज़रूरत है, मान लो उसको 2 यूनिट आरबीसी चाहिए तो हमने उसको प्लाज्मा अलग निकाल लिया तो जो उसकी आरबीसीज होती है सिर्फ वही मिलेगी उसको, प्लाज्मा का एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं होगा। इससे नुकसान ये होता है कई बार जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ उसमें ब्लड अंदर फिल है और हम अलग से ब्लड दे रहे हैं उसको, तो वो क्लोज सर्कुलेशन में जा रहा है। तो अगर से जैसे कि हम पाइप की लाइन समझ लें, उसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो पाइप फट सकते हैं हमारी बॉडी में। वैसे बॉडी जो है उसमें वेन्स हैं, वो हार्ट में गया हुआ है, लंग्स में गया हुआ है। तो लंग्स में बहुत पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है लंग्स में और लंग्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वहाँ पे ना अगर से हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो गई अचानक से, मतलब अगर हम लोगों ने किसी व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया 2 से 3 यूनिट अभी कुछ घंटे के अंदर ही, तो उसकी बॉडी में ना हो जाएगा हमारा TACO, मतलब कि हमारा ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। मतलब कि इसका जो है लंग्स में हो सकता है जो हमारे लंग्स की झिल्लियाँ फट जाएँ, है ना। हो सकता है कि इसमें हमारा जो है भरने लगे, पानी भरने लगे, फिल्टर होकर प्लाज्मा बाहर निकलने लगे, लंग्स के अंदर जाने लगे प्लाज्मा हमारा, ठीक है। BP उसका बढ़ जाए एकदम से, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम होती हैं वो हमारे वॉल्यूम ओवरलोड के कारण होती हैं। तो एक्चुअली सिर्फ उसको आरबीसी चाहिए थी या फिर उसको सिर्फ प्लेटलेट चाहिए थी, लेकिन हमने पूरा होल ब्लड उसको दे दिया। अब होल ब्लड दे दिया तो क्या हो गया कि जिसकी ज़रूरत थी भी नहीं वो भी उसकी बॉडी में चला गया। तो फिर यहाँ पे हमारे लंग्स में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। इसलिए अगर हम लोग को किसी को 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है तो वो 1 यूनिट भी उसको दिया जाता है तो बहुत धीरे धीरे दिया जाता है। मतलब ऐसा ब्लड का टाइम ही है कि उसको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में उसको ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि उसको जैसे हम लोग को ग्लूकोज की बोतल आधे 1 घंटे में चलेगी बॉडी के अंदर, है ना। तो जो टाइमिंग है मतलब ब्लड का या फिर ग्लूकोज की बोतल कोई किसी भी चीज़ का जो भी मतलब एक्स्ट्रा बाहर से बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसको बहुत धीरे धीरे ही बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उससे क्या होता है कि देखो अगर ग्लूकोज की बोतल अगर हम किसी व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो वो थोड़ा स्पीड से भी चली जाएगी तो कुछ दिक्कत नहीं, वो किडनी से फिल्टर होकर आसानी से बाहर निकल सकती है। लेकिन ब्लड जो है वो किडनी से फिल्टर होकर के उसका पानी आसानी से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, सेल्स होती हैं जो कि किडनी से बाहर नहीं निकल सकती हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो लोड है पूरा हमारे लंग्स के ऊपर आ जाता है, और लंग्स के ऊपर लोड आया तो फिर लंग्स जो है रैप्चर भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं कंपोनेंट अलग अलग थेरेपी करके। मतलब कि जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है उसे वही देंगे जिससे एक्स्ट्रा लोड ना बढ़े व्यक्ति के लंग्स में, ठीक है। तो एक हमारी बातें हो गई। दूसरी हमारी होती है कि हम लोअर करते हैं रिस्क किसका, एडवर्स इफेक्ट्स का। मतलब जैसे कि उसको सिर्फ आरबीसी की ज़रूरत है तो हमने सिर्फ उसको आरबीसी दी, हमने उसको प्लाज्मा या फिर प्लाज्मा में जो मौजूद प्रोटीन्स है वो हम उसको नहीं दिए। किसी का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है तो सिर्फ हम उसको आरबीसी देंगे, और उसको हम फालतू में हम प्लाज्मा क्यों दें, प्लाज्मा ऑलरेडी उसकी बॉडी में बहुत सारा है। प्रोटीन्स जो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं पेशेंट के प्लाज्मा में, जो कि अंदर जा कर के जो डोनर है उसके प्लाज्मा में, जो कि पेशेंट के अंदर जा कर के इफेक्ट कर सकती हैं अलग अलग, ठीक है। तो उससे भी बचा जा सकता है हमारा कंपोनेंट थेरेपी करके, ठीक है। तो हमारी जो फेब्राइल होता है या फिर एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शंस की जो बात है हमारी, जो हमने TACO पढ़ा रहा है हम लोग, एलर्जिक या फेब्राइल पढ़ रहे हैं, इनको अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग ट्रांसफ्यूजन की जब रिएक्शंस पढ़ेंगे कौन कौन सी होती तो इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले, मतलब पूरी एक क्लास जो है इन्हीं के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इनको TACO को या फिर जो है फेब्राइल एलर्जिक को या फिर हीमोलाइसिस रिएक्शन इन सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे वहाँ पे, ठीक है।
आगे चलते हैं। दूसरा होता है कि हम लोग जो स्टोरेज होता है ब्लड का या फिर ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट का, उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि होल ब्लड अगर हम किसी व्यक्ति को चढ़ाएं तो उसकी बॉडी में जो है प्लेटलेट नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन अगर से हम प्लेटलेट सेपरेट करें और प्लेटलेट सेपरेट करके उसको हम 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको किसी व्यक्ति में देंगे तो फिर वो प्लेटलेट उसकी बॉडी में जरूर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट को हम सेपरेट करके उनको सेपरेट स्टोर करके उनको रख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को उसे प्लाज्मा की जरूरत है तो प्लाज्मा को हम 1 साल तक रख सकते हैं, जो कि होल ब्लड को सिर्फ हमको 30 दिन या 35 दिन या फिर मैक्सिमम 40 दिन तक रख सकते हैं होल ब्लड को हम। वो अलग अलग एंटीकोगुलेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारी आरबीसी जो होती हैं उनको जब हम लोग सेपरेट करके रखते हैं तो उसमें जो भी एंटीकोगुलेंट डालेंगे उसके हिसाब से उसकी लाइफ बढ़ती है। जैसे कि अगर हम लोग सीपीडी डालेंगे तो बोलेंगे चलो 28 दिन इसको रख सकते हैं, सीपीडीए डाल देंगे तो उसको बोलेंगे कि इसको 35 दिन तक रख सकते हैं, फिर 42 दिन तक रख सकते हैं। तो जो अलग अलग एंटीकोगुलेंट के साथ जो कंपोनेंट डाले जाते हैं उसके हिसाब से हम आरबीसी की लाइफ बढ़ा सकते हैं और प्लाज्मा को सेपरेट करके उसको 1 साल तक रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1 साल तक अगर होल ब्लड के साथ प्लाज्मा रहेगा तो वो रखा नहीं जाएगा, 30 दिन के अंदर खराब हो जाएगा हमारा। तो एक फ़ायदा ये होता है कि हम अलग अलग कंपोनेंट को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और अच्छे तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा है कि स्टोरेज प्रॉपर तरीके से होता है और लॉजिस्टिक जो एडवांटेज है वो हमको फ़ायदा होता है इससे। जैसे हमारे अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट को अलग अलग हम लोग कंडीशंस में रख सकते हैं और उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं और पेशेंट को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि यार कि जो भी इसको ज़रूरत है वो हम उसको दे सकते हैं। तो एक है हमारे जो क्यों कंपोनेंट की हमको ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट्स पे हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से ब्लड कंपोनेंट होते हैं। तो पहला हमारा होता है पैक्ड रेड सेल, ठीक है। पैक्ड रेड सेल का मतलब होता है आरबीसीज, मतलब जो पूरा ब्लड की अलग अलग चीज़ें हैं, प्लाज्मा अलग निकाल दिया हम लोगों ने, उसकी प्लेटलेट अलग निकाल दी, तो जो हमारा मेन बचेगा वो बचेगा हमारा पीआरबीसी, इसको हम लोग बोलते हैं पैक्ड रेड सेल। इसमें आरबीसी जो होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं नॉर्मल होल ब्लड की अपेक्षा, ठीक है। दूसरा हमारा कंपोनेंट होता है पीआरपी, जिसको प्लेटलेट कंसनट्रेट भी बोला जाता है, और पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा के साथ प्लेटलेट हायर कंसनट्रेशन में रहती हैं। अब हायर मतलब कैसे समझ सकते हैं, जैसे होल ब्लड जो हमारा होता है, जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो उसमें प्लेटलेट का कंसंट्रेशन कितना होता है, नॉर्मल रेंज हम लोग देख लें कि 1.5 लाख से 4 लाख के बीच हमारा प्लेटलेट का कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा होता है, ये प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा जो हमारा होता है, जिसमें प्लाज्मा जो प्लेटलेट का कंसंट्रेट जो हमारा होता है, इसमें हमारा 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक हमारा प्लेटलेट का कंसंट्रेट बढ़ जाता है। मतलब प्लेटलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो होल ब्लड की अपेक्षा अगर किसी को प्लेटलेट चाहिए तो उसको प्लेटलेट का कंसंट्रेट दिया जा सकता है। ये प्लेटलेट का कंसंट्रेट भी 2 टाइप का होता है। एक होता है कि हमने किसी व्यक्ति का होल ब्लड निकाला और फिर उसको हम लोगों ने ब्लड का सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड कंपोनेंट बनाए उसके और प्लेटलेट बना करके उसको दे दी। इसमें प्लेटलेट कम मात्रा में निकलती हैं और कम मात्रा में निकलने के साथ साथ उसमें क्वालिटी भी उसकी थोड़ी सी कमी रहती है, उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं रहती है। यही इसी की जगह अगर एचडीपी निकालें हम लोग, जो हम लोगों ने एफआरएसएस की बात करी थी, तो एफआरएसएस में हम लोग एचडीपी निकालते हैं तो उसमें प्लेटलेट का कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा रहता है और उसमें बहुत सारी प्लेटलेट, हम जैसे कि अगर से 4 से 5 व्यक्तियों को अगर अलग अलग ब्लड निकाल करके हम लोग प्लेटलेट बनाएंगे, उतनी प्लेटलेट हम सिर्फ एक व्यक्ति से ही निकाल करके किसी को दे सकते हैं जिसको डेंगू या फिर प्लेटलेट की कमी हुई है। तो एक हमने बात कर ली प्लेटलेट कंसंट्रेट के बारे में। दूसरा हमारा होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम लोग एफएफपी भी बोलते हैं। तो एफएफपी हमारा तीसरा कंपोनेंट है ब्लड का, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर प्रोटीन्स की जब कमी होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, तो हम लोग एफएफपी यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि किसी व्यक्ति को खून, उसका जो ब्लड हीमोग्लोबिन है वो 4 ग्राम के आसपास था, तो हम लोगों ने उसको 2-3 दिन के अंदर उसकी बॉडी में हम लोगों ने पीआरपी कम से कम 4-5 पीआरपी उसको दे चुके हैं उसको, तो उसका हीमोग्लोबिन आ गया है हमारा 9 के आसपास। लेकिन अब उसको थोड़ा सा ब्लड की जो है डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत पड़ती है हमको थोड़ा सा, तो फिर हम लोग यहाँ पे एफएफपी दे सकते हैं उसको कि थोड़ा सा उसकी बॉडी में थोड़ा सा प्रोटीन्स की या फिर जो बॉडी, हाँ मतलब एफएफपी में जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, थोड़ा लिक्विड की मात्रा बढ़े, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एफएफपी दी जा सकती है पेशेंट को। तो एक तो और क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी भी हो तो वो भी पूरी हो जाए हमारी, तो एफएफपी हमारी इस काम की हमारी हो सकती है। दूसरा हमारा चौथा जो हमारा कंपोनेंट है वो है क्रायोप्रेसिपिटेट। तो क्रायोप्रेसिपिटेट जो हमारा है वो एफएफपी से बनाया जाता है। देखो होल ब्लड से हमारा आरबीसी बनाया जाएगा, ठीक है, अलग, और आरबीसी से ही हमारा क्या होगा कि प्लेटलेट बना ली जाएंगी, प्लाज्मा बना लिया जाएगा, ठीक है। अब जो आरबीसी से जो प्लाज्मा निकलेगा उससे प्लाज्मा से हम लोग यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट बना सकते हैं, और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है इससे हम लोग फर्दर क्रायोप्रेसिपिटेट बना सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है, प्लाज्मा की मात्रा थोड़ी सी होती है और उसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब जितने भी टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं
वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे हम लोग यहाँ प्लाज्मा कंसनट्रेट की बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे हमारा क्रायोप्रेसिपिटेट में क्लॉटिंग फैक्टर कंसनट्रेट होता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? देखो, जैसे कि किसी को हीमोफीलिया है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें कि ब्लड जो होता है वो ब्लड में जो होता है ब्लड अगर बहना चालू हो जाता है तो रुकता नहीं है आसानी से, या फिर कहीं किसी को कट लग जाता है या फिर सर्जरी उसकी होनी है, तो उसमें क्या उस टाइम पे क्या होता है कि अगर उसको हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, काफ़ी टाइप का होता है, तो हीमोफीलिया अगर से है तो उसकी बॉडी में फैक्टर्स की कमी हो जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो फिर वो उसकी सर्जरी करना आसान नहीं होता है, और उसके साथ अगर से उसके साथ रिस्क भी हो जाता है कि अगर उसको कहीं चोट लग गई या फिर ब्लड बहना चालू हो तो मुश्किल से रुकेगा। ठीक है, और जो हमारा जो है हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि माता पिता से बच्चों को होती है। ठीक है, तो अगर एक किसी को हीमोफीलिया है या फिर उसकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लीवर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना कम हो जाते हैं, क्योंकि लीवर ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, तो उस टाइम पे हम लोग उस व्यक्ति को क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं जिससे कि उसकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की मात्रा बढ़ाई जा सके। ठीक है, प्लाज्मा एफएफपी भी दी जा सकती है, लेकिन एफएफपी से ज़्यादा इफेक्टिव हमारा क्रायोप्रेसिपिटेट होता है। तो ये हमने बात कर ली कि प्लाज्मा के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और हम लोग कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं, और इनका यूज़ हम लोग और डिटेल में देखेंगे भी आगे, लेकिन हम लोग ने बेसिक यहाँ बात कर ली कि कैसे ये होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम प्लाज्मा कंपोनेंट बनाएंगे। तो प्लाज्मा कंपोनेंट बनाने के मेन दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके के बारे में हम लोग अभी शॉर्ट में बात करी थी, अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला तरीका हमारा हो सकता है सेंट्रीफ्यूज करके बनाना, मतलब हमने किसी की बॉडी से 450 ml ब्लड निकाल लिया, पहले 450 ml जनरली निकाला जाता है जब कंपोनेंट हमको बनाने होते हैं, तो 450 ml हमने उस व्यक्ति की बॉडी से ब्लड निकाल लिया। अब हम लोग लैब में सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं, सब लोगों ने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख भी लेंगे। तो छोटी सी मशीन होती है, हम लोग छोटी छोटी ट्यूब 5-5, 10-10 ml की ट्यूब उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें सीरम, प्लाज्मा या फिर सेल्स सेपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ जो ब्लड बैंक में जो मशीनें यूज़ होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, मतलब कि काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें पूरा का पूरा बैग हम लोग रख सकते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में जैसे हम लोग 8 बैग रख सकते हैं, 12 बैग रख सकते हैं, 4 बैग रख सकते हैं, अलग अलग मशीन्स आती हैं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है हमको। तो जो हमारा 37 डिग्री, जैसे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जब हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है तो उसका टेम्परेचर ब्लड का भी 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो धीरे धीरे फिर वो रूम टेम्परेचर पे आने चालू होता है। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है हमारा ब्लड, जैसे कि हमारा ब्लड जो है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग मतलब रूम टेम्परेचर हाँ 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में आ गया, और फिर जब हम लोग इस मशीन में रखते हैं तो इस मशीन का टेम्परेचर लगभग हमारा 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसमें मशीन में हम लोग रखते हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है हमको, है ना, आरबीसी लाइज वगैरह भी हो सकती है, तो हम लोग पहले कम टेम्परेचर पे करते हैं सैंपल को। हमारे जो ब्लड हम लोग ने निकाला हुआ है उसको 22 से 25 डिग्री के आसपास हम उसको लेके आते हैं। जब भी हम लोग ब्लड निकालते हैं उसके हम लोग 10 से 15 मिनट बाद ही उसको सेंट्रीफ्यूज करके या फिर हम लोग कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो रैपिडली तुरंत नहीं करते हैं ना, तुरंत करने से हमारा वो हीमोलाइज होने का रिस्क बढ़ जाता है थोड़ा। तो अब हमने बात करी कि एक बहुत बड़ी मशीन होती है ब्लड बैंक में, जिसमें कि हम लोग ब्लड बैग पूरा बैग ही रख देते हैं इसके अंदर, और ब्लड बैग रखने के बाद बैग फिर सेंट्रीफ्यूज होता है। अलग अलग तरीके से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है बैग को, लो स्पिन मतलब कि कम आरपीएम पे। ठीक है, वो क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। कम आरपीएम पे, ज़्यादा आरपीएम पे, मतलब हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं और निकाल करके सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूजेशन, या फिर होल ब्लड से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बनाना। दूसरा हमारा तरीका होता है एफरेसिस वाला। एफरेसिस में क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का ब्लड निकल रहा है और हमारी एक मशीन रहती है जिसको हम लोग एफरेसिस मशीन बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड जाता है। ब्लड जा करके जो कंपोनेंट हमको उसका चाहिए है, जैसे हमको प्लेटलेट चाहिए है तो उसे प्लेटलेट निकल के अलग हो जाएगी, उसके अंदर भी सेंट्रीफ्यूज मशीन रहती है, जो हमारी मशीन रहती है, प्लेटलेट निकल के अलग हो जाएगी और प्लेटलेट अलग एक हमारे बैग में कलेक्ट हो जाएगी, और बाकी जो ब्लड है वो एंटीकोगुलेंट के साथ है ना, मतलब ऐसे ब्लड तो हो नहीं सकता, जब हमारा ब्लड बॉडी से निकलता है तभी उसमें एंटीकोगुलेंट इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट में हम लोग यहाँ पे सीपीडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे हेपेरिन यूज़ कर सकते हैं, एसिडी यूज़ कर सकते हैं। तो हेपेरिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के हम लोग यहाँ पे एंटीकोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मशीन के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो जाए। जैसे बॉडी के अंदर से ब्लड निकला और जैसे ही पंप से प्राइमरी अंदर जाता है तो सबसे पहले उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है, हेपेरिन यूज़ किया जा सकता है, एसिडी या सीपीडी यूज़ किया जा सकता है। और जैसे ही हेपेरिन यूज़ करते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, फिर मशीन के अंदर जाएगा, सेंट्रीफ्यूज होगा, उसका कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, और तुरंत चलती है प्रोसेस, है ना, ऐसे नहीं कि उसके अंदर 1 घंटे बाद कंपोनेंट बाहर निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत चलती रहती है। और वापस से जितना ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो जाता है उसके साथ हम लोग कुछ सॉल्यूशन मिलाते हैं,
ठीक है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन किया जा सके और वो सॉल्यूशन मिला करके वापस से हमारा जो आरबीसीज वगैरह है वापस से हम इस डोनर की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जो हमको कंपोनेंट चाहिए वो बस हमारा सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, हमने बेसिक वही बता दिया है। तो ऐसे हमारी एफरेसिस वाली मशीन काम करती है। इसमें हमको अलग से सेंट्रीफ्यूज नहीं करना पड़ते हैं अलग अलग कंपोनेंट, है ना, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो ये हमारी हो गई एफरेसिस के बारे में बात और ये हो गई सेंट्रीफ्यूज के बारे में बात। अब हम लोग इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूज वगैरह में क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ग्रेविटी भी काम करती है, थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स भी काम करता है हमारा। तो जब हमारी जो मशीन के अंदर जब हम लोग होल ब्लड को रखते हैं बैग को, तो जब बैग रख के जब सेंट्रीफ्यूज होता है तो उसमें सबसे हैवी एलिमेंट है, सबसे हैवी एलिमेंट हमारा होता है आरबीसी। तो वो सबसे नीचे आ जाते हैं बैग के, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि जो प्लेटलेट होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती है वो थोड़ी सी हल्की होती हैं, तो वो हमारे बीच में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ बीच में इकट्ठी हो जाती हैं। देन प्लाज्मा जो होता है सबसे लाइट होता है, क्योंकि उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो सबसे ऊपर जो हमारा होता है वो प्लाज्मा आ जाता है। तो हमने सेंट्रीफ्यूज करके ये कर लिया कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब कैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं और कैसे पार्ट निकालते हैं वो हम लोग नीचे यहाँ पे स्पिन और आरपीएम से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है कि हमारा जो ब्लड है बैग जो हमारा है मशीन के अंदर रखेंगे और उसको लो स्पिन पे सेट करेंगे। लो स्पिन मतलब होता है लाइट स्पिन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस पर हमारा 1800 आरपीएम से 2200 आरपीएम पे हमारी मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूज होती है। इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में, राउंड पर मिनट इसका मतलब होता है ना, 1 मिनट में जो है हमारा बैग जो है वो 1800 बार घूमेगा मशीन के अंदर, मतलब ऐसे सेंट्रीफ्यूज होगा, गोल गोल घूमेगा मशीन के अंदर। तो उसके जो हैवियर एलिमेंट है वो नीचे आ जाएंगे बैग में और जो लाइटर एलिमेंट है वो ऊपर आ जाएंगे। तो जब हम लोग लो स्पिन पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं बैग को तो हमारा 1800 से 2200 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 मिनट के लिए। अब हमने जब 5 मिनट सेंट्रीफ्यूज कर लिया तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस टाइप का बैग आ जाता है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लाज्मा और प्लेटलेट वाले पार्ट को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, अलग दूसरे बैग में। और हमारा जो है नीचे जो है हमारा रह जाता है, हमारा क्या रह जाता है, नीचे हमारी सेल्स रह जाती है। देखो, इस बैग से कनेक्टेड 2-3 बैग और रहते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ इसमें ट्राई बैग या फिर क्वाड बैग वाला सिस्टम भी आता है। तो जैसे एक हमारा जो बैग रहता है इसमें हम लोगों ने मेन ब्लड कलेक्ट किया हुआ है और इसी से कनेक्टेड हमारे 3-4 बैग और रहते हैं। मैं थोड़ा सा उसको अभी जब डिस्कशन वाली जो क्लास चलेगी ना अभी, तो उस पर मैं दिखा दूंगा बैग्स अलग अलग कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो क्लास इसमें चल रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसी बैग से कनेक्टेड जब हम लोग बैग बनते हैं तो ऐसे बैग बनाए जाते हैं कि 3-4 बैग इससे कनेक्टेड रहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि पहले हम लोगों ने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूज कर लिया, नीचे हमारी सेल हो गई, ऊपर प्लाज्मा और हमारी प्लेटलेट्स आ गई। फिर हम लोग थोड़ा सा इस बैग को पुश करके मशीन, जो पीछे जो मशीन रखी हुई है इसमें यहाँ पे एक बैग रखने का बना हुआ है, तो उसमें बैग रखते हैं और मशीन में सेट कर देते हैं। तो मशीन इसको धीरे धीरे पुश करती है, तो ऊपर का जो हमारा प्लाज्मा और प्लेटेड वाला पार्ट है वो यहाँ पे पाइप जो ट्यूब लगी हुई, इस ट्यूब से क्या हो जाता है दूसरे बैग में चला जाता है, ठीक है। और नीचे हमारी सिर्फ बचती हैं आरबीसीज। अब इन आरबीसीज को हम रख सकते हैं, ठीक है, अपने पीआरपी के लिए। और जो हमारा बैग जो बना हुआ है जिसमें कि प्लाज्मा और प्लेटलेट है, फिर उसको हम लोग हाई स्पिन पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। हाई स्पिन कितना होता है, 3200 से 3800 आरपीएम पे हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10 मिनट के लिए। अब इसको सेंट्रीफ्यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि जो प्लेटलेट होती हैं वो प्लाज्मा से थोड़ी सी हैवियर होती हैं, तो प्लेटलेट जो है वो नीचे आ जाती हैं। मतलब अब क्या होगा, दूसरा बैग जो हमारा है उस बैग में नीचे प्लेटलेट आ जाएंगे और ऊपर हमारा प्लाज्मा रह जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्लाज्मा जो हमारा ऊपर है उसको फर्दर हम एक और दूसरे बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे और प्लेटलेट हमारी उसी बैग में बची रह जाएंगी। तो ये जो बैग वाला जो सिस्टम होता है इसमें 3 से 4 बैग हमारे कनेक्टेड रहते हैं आपस में ही। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी चीज़ हम लोग ओपन नहीं करते हैं, मतलब ऐसा एक बार ब्लड इसके अंदर चला गया तो वो बाहर नहीं निकालेंगे उसको हम लोग, है ना। तो बस ट्यूब आपस में कनेक्टेड रहती है, ट्यूब से यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं हम। और फिर उसके बाद में हम लोग अलग अलग बैग को अलग अलग सील करके हम लोग निकाल सकते हैं और पेशेंट को, जो भी पेशेंट आता है अलग अलग पेशेंट, उनको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, लो स्पिन से हम लोगों ने आरबीसीज को और प्लाज्मा और प्लेटलेट को पहले अलग कर लिया, तो पहले हमारी आरबीसीज इकट्ठी हो गई। हमने हाई स्पिन किया कि उसको प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा से हमारा प्लेटलेट अलग हो गया और एफएफपी हमारी अलग हो गई, ठीक है। प्लेटलेट अलग हो गई और एफएफपी हमारी अलग हो गई, ठीक है। अब हमारे बन चुके हैं 3 कंपोनेंट जिसको हम 3 अलग अलग व्यक्तियों को दे सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हमारा एक बार ब्लड डोनेट करना 3 लोगों की हेल्प कर सकता है, तो वो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट उठ करके आता है कि यार हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट में उस ब्लड को बना सकते हैं, आरबीसीज में, प्लेटलेट में, और उसको यहाँ पे प्लाज्मा के फॉर्म पे एफएफपी के रूप में। तो हम लोग एक बार ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और जो हमारा क्रायो प्रेसिपिटेट वाला जो पार्ट होता है, जो हमने यहाँ पे अभी एफएफपी निकाला हुआ है,
ठीक है। FFP को फिर हम लोग हायर सेंट्रीफ्यूज पे और करते हैं अलग से, है ना, मैं यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया हूँ, उसको हायर सेंट्रीफ्यूज और अच्छे तरीके से किया जाता है, तो फिर वहाँ से FFP से फिर हम लोग यहाँ पे क्रायोप्रेसिपिटेट निकालते हैं, तो वो हमारी क्रायोप्रेसिपिटेट वाली बात हो जाएगी, उसको यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया गया है ना। आगे चलते हैं, दूसरे हम लोग समझ लेते हैं कि FRSS क्या होता है। तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले समझा हुआ था, थोड़ा सा उसको और डिटेल में फंक्शन समझ लेते हैं, कैसे फंक्शन काम करता है FRSS। तो देखो, जो हमारा डोनर है इससे ब्लड निकला, ठीक है, पंप के थ्रू इंजेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पे हेपेरिन, सोडियम साइट्रेट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ब्लड में, जिससे कि ब्लड क्लॉट ना होगा, मशीन के अंदर क्लॉट नहीं होगा, और यहाँ जो जाते टाइम ट्यूब वगैरह में कहीं पे भी क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। उसका क्लॉट का टाइम हम लोग यहाँ पे उसको क्लॉट नहीं होने देंगे हम ब्लड को। फिर हमारा रहता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसको हम लोग प्लाज्मा सेपरेटर बोलते हैं। हम जो ये डायग्राम है प्लाज्मा सेपरेट करने वाला डायग्राम है ना, यहाँ पे हम लोग प्लेटलेट भी सेपरेट कर सकते हैं, प्लाज्मा भी सेपरेट कर सकते हैं, और आरबीसी भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हमारा प्लाज्मा सेपरेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा पंप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्लेटलेट समझ सकते हैं, प्लाज्मा समझ सकते हैं, और आरबीसी समझ सकते हैं, जो भी समझना चाहें, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो सेपरेटर है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है एक छोटी सी, जो सेंट्रीफ्यूज करती है, और जो भी हमको कंपोनेंट चाहिए वो यहाँ पे अलग से एक बैग में उसको इकट्ठा कर देती है। हमको प्लाज्मा चाहिए है, प्लेटलेट चाहिए है, फिर आरबीसी चाहिए है, जो भी हमको चाहिए वो अलग से एक बैग में इकट्ठा हो जाता है, बाकी वापस नीचे जाता है, मशीन से बाहर निकलता है, और एक फ्लूइड जो एक अलग से एक फ्लूइड का पाउच हम लोग लगाते हैं, जो कि ब्लड के साथ मिक्स होकर के वापस से बॉडी में भेज दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वापस से उसका ब्लड बॉडी के अंदर चला जाए और उसका वॉल्यूम भी मेकअप रहे। तो इस प्रकार से हमारी जो FFP FRSS वाली जो मशीन है वो काम करती है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डोनर से स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इस बारे में बात हो गई हमारी। मशीन ब्लड को प्रोसेस करती है, ये प्रोसेसर हम समझ लिए, रिक्वायर्ड ब्लड कंपोनेंट रिटर्न हो जाता है, जो हमको चाहिए है वो हमको अलग से हमको मिल जाता है, और बाकी जो है वो वापस डोनर के अंदर भेज दिया जाता है। ये हमारी प्रोसेस नीचे हम लोगों ने मेंशन की हुई है थोड़ा सा डिटेल में, कि डोनर का सबसे पहले का सिलेक्शन करते हैं, मेडिकली फिट होना चाहिए, प्लेटलेट अगर से निकालनी है तो पहले उसका प्लेटलेट काउंट चेक किया जाता है, ठीक है। देखने में हमको लग सकता है कि यार डोनर हेल्दी है, उसके किसी फैमिली मेम्बर को डेंगू हुआ है, तो उसके फैमिली मेम्बर का मान लेते हैं, नॉर्मली जो प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख होता है, तो उसके फैमिली मेम्बर का काउंट आ रहा है 50,000, ठीक है। अब उसके फैमिली एक मेंबर आया जिसने बोला कि यार हम प्लेटलेट डोनेशन कर सकते हैं, तो हमारा प्लेटलेट आप ले लो। तो सबसे पहले हम उसका चेक करेंगे कि कितना प्लेटलेट है, ऐसा नहीं कि इसी का कम हो इसका हम और प्लेटलेट निकाल लें, तो पहले इसका प्लेटलेट चेक किया जाएगा। अगर से इसका प्लेटलेट हमारा 2 लाख के आसपास आता है, 2 लाख से ऊपर आता है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, प्लेटलेट निकाल लेंगे, सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इसी का प्लेटलेट मान लेते हैं 1 लाख आ रहा है, इसको खुद ही नहीं पता इसका डेंगू, डेंगू जो होता है एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता नहीं चलता है हमको डेंगू हो गया, प्लेटलेट ऊपर नीचे थोड़ी सी हो गई, ठीक है। इसी का प्लेटलेट मान लेते हैं 1 लाख आ गया, हमने इसकी प्लेटलेट निकाल ली, तो भाई इसकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाएगी ना, जो डोनर है। तो पहले इसका प्लेटलेट चेक किया जाता है कि ये मेडिकली फिट है कि नहीं है, इसकी बॉडी में प्लेटलेट है कि नहीं है, CBC करके प्लेटलेट चेक कर सकते हैं। देन हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है अब इसका हम लोग डोनेशन करवा सकते हैं प्लेटलेट का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको प्रॉपर मशीन से हम लोग कनेक्ट करते हैं, FRSS मशीन चलती है, सेंट्रीफ्यूज अंदर होता है, जो कंपोनेंट हमको चाहिए, प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट निकल जाती है, और प्लेटलेट निकल के हमारी अलग से बैग में इकट्ठी हो जाती है, और बाकी जो अगर प्लेटलेट निकली हुई है तो बाकी हमारी आरबीसी और प्लाज्मा को वापस से डोनर के बॉडी के अंदर हम लोग डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया FRSS के बारे में। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा कंपोनेंट है पैक्ड रेड सेल, जिसको हम लोग PRBC बोलते हैं। तो पैक्ड रेड सेल कैसे बनाया जाता है, हमने इसके बारे में ऊपर बात कर ली कि होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा अलग कर लेते हैं और हम लोग RBC अलग कर लेते हैं, ठीक है। कंटेंट क्या होता है इसका कंटेंट होता है हाई कंसनट्रेटेड रेड ब्लड सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे PRBC बोल रहे हैं, मतलब पैक्ड है यहाँ पे रेड सेल, मतलब बहुत ज़्यादा रेड सेल्स की हमारी यहाँ मात्रा है। प्लाज्मा बहुत कम मात्रा में होता है हमारा। देन इसका टेम्परेचर जो होता है, इसको स्टोर करके जब हम लोग रखेंगे ब्लड बैंक में, रेफ्रिजरेटर में, तो उसका टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 से 6, कहीं कहीं 2 से 8 लिखा रहता है। मतलब हमारा लगभग जो हमारा नॉर्मल घर का रेफ्रिजरेटर होता है लगभग उतना ही इसका टेम्परेचर रहेगा। हम लोग यहाँ पे 2 से 6 मान के चलते हैं, 1 से 6 भी यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा स्टोरेज टेम्परेचर होता है इसका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो RBCs हमारी लाइज होने लगेंगी। देन कब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमको इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमको एनीमिया हो गया है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है तो ब्लड लॉस हो गया है, या फिर हमको यहाँ पे सर्जरी हुई है तो ब्लड लॉस हो गया है, हमारा क्रॉनिक एनीमिया धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है, जैसे कि सिकलिंग में या फिर थैलेसीमिया में या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में, इन बीमारियों में क्या होता है हमको धीरे धीरे बॉडी से ब्लड लॉस होता है, क्रॉनिक एनीमिया होता है इसमें, ठीक। कुछ बीमारियाँ जो हैं
तो हमने बात कर ली एनीमिया में इसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्यूट ब्लड लॉस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्रोनिक बीमारियाँ हैं जिनके कारण इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो गया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, हीमोलाइसिस हो रहा है बॉडी में तो हीमोलाइटिक एनीमिया में, मतलब कहीं पे भी अगर से आरबीसी और हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो हम उसको रेड ब्लड सेल्स देंगे, यहाँ पे पीआरबीसी देंगे उस व्यक्ति को। अब इसका स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग एंटीकोगुलेंट में इसका स्टोरेज टाइम अलग अलग होता है। देखो मैं बस जूम करके दिखा देता हूँ उसको, ठीक है। ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग अगर से एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेल्स का टाइम, स्टोरेज टाइम और यहाँ पे हम उसकी सेल्स की क्वालिटी मेंटेन करके अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि अगर से हम लोग यहाँ पे ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज़ करते हैं, ट्राइसोडियम साइट्रेट एक एंटीकोगुलेंट होता है, अगर इसका यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे तो जनरली हम लोग ब्लड बैंक में एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए बन यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग सिनेरियो समझ लेते हैं कि अगर अलग अलग एंटीकोगुलेंट में हमने रखा तो क्या होगा हमारे पीआरबीसी के साथ। तो पहला हमारा जो सिनेरियो है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि ट्राइसोडियम साइट्रेट में अगर से हम लोग रखते हैं प्लेटलेट को, अपनी पीआरबीसी को, आरबीसी को, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी है वो रैपिडली डिग्रेडेशन होगा उसका, मतलब बहुत जल्दी से क्या होगी, आरबीसी टूटना चालू हो जाएंगी, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर हमारी जो है 50% आरबीसी हमारी टूट जाएंगी, ठीक है। हमको तो भाई 1 महीने लेकिन रखना है उसको, तो इसको ट्राइसोडियम साइट्रेट को तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो नेचुरली एंटीकोगुलेंट पाया जाता है वो हेपेरिन पाया जाता है, तो हम शायद हेपेरिन में रख सकते हैं, लेकिन हेपेरिन में भी हम उसको नहीं रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि बॉडी में सिर्फ हेपेरिन के अलावा और भी तो बॉडी की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना उसको उतना वो टाइम देने के लिए। तो बाई चांस अगर हम हेपेरिन में रखते हैं ब्लड को, ठीक है, तो हेपेरिन में रखेंगे वैसे तो इसमें भी जो हमारा है बहुत जल्दी से डिग्रेडेशन होता है ब्लड का, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट तो है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो है हमारा सूटेबल नहीं है स्टोर करने के लिए, ठीक है, इसमें बहुत जल्दी से हमारा ब्लड ख़राब हो जाता है। दूसरा, पहले के टाइम पे जो यूज़ किया जाता था एसीडी यूज़ किया जाता था। एसीडी में क्या होता था कि हम 21 दिन तक ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो है जो हमारी आरबीसी का जो सर्वाइवल परसेंटेज है वो 24 आवर्स के बाद 77% ही रहता है। 77% सर्वाइवल परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर से हमने किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया तो 24 घंटे के बाद उसकी बॉडी जो है कितनी आरबीसी को ख़त्म कर देगी, ठीक है, वो कितनी बचेंगी उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी। तो 24 घंटे के बाद जो है अगर हम एसीडी यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट तो हमारे जो बॉडी में 77% बस आरबीसी बचती हैं, और जो बाकी जो 23% आरबीसी हैं बॉडी उसको रप्चर करके ख़त्म कर देती है उसको, ठीक है, अगर एसीडी हमने यूज़ किया हुआ है तो। और 21 डेज़ ही हम इसको रख सकते हैं ना, 21 डेज़ के बाद ब्लड हमारा हीमोलाइज होने लगता है। और हमारा दूसरी पॉइंट इसमें है कि डीपीजी जो लेवल होता है वो हमारा बेटर मेंटेन होता है, लेकिन 1 हफ्ते तक ही बस हम यहाँ पर डीपीजी लेवल मेंटेन कर सकते हैं। डीपीजी का मतलब यहाँ पे होता है डाइफॉस्फेट हमारा ग्लिसरेट, डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट जो हमारा होता है। डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट का मतलब होता है कि हमारी आरबीसीज के अंदर 2-3 डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट पाए जाते हैं, जो कि उसको जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अच्छे तरीके से बाइंड हो सके, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का हम हमारे यहाँ पे डीपीजी करते हैं। तो क्या होता है कि डीपीजी लेवल मेंटेन तो करता है हमारा एसीडी, लेकिन वो हमारा 1 हफ्ते तक ही कर सकता है, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारा कम होने लगता है डीपीजी लेवल मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा जो चौथा हमारा जो एंटीकोगुलेंट है वो हमारा है सीपीडी। तो सीपीडी क्या करता है, हमारे ब्लड को 28 डेज तक हमको स्टोर करने की अनुमति देता है, बोलता है 28 डेज तक तुम स्टोर कर सकते हो। और इसमें जो है हमारा सर्वाइवल रेट जो है आरबीसी का वो भी थोड़ा सा बढ़ा देता है, वो 80% हमारा 24 आवर्स के बाद हमारी 80% आरबीसी सही से बच जाती है, 20% तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसमें डीपीजी लेवल और अच्छे तरीके से मेंटेन होता है, इसमें 1 हफ्ते था हमारा 7 दिन तक मेंटेन कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा 10 से 14 दिन तक ही मेंटेन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है इसमें जो सीपीडी जो होता है थोड़ा सा पीएच इसका हाई साइड होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एसिडिक है और यहाँ पे सीपीडी का थोड़ा सा पीएच थोड़ा हायर साइड होता है हमारा, तो इसके कारण हमारा जो है डीपीजी लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है थोड़ा ज़्यादा दिनों तक। देन हमारा आता है सीपीडीए। सीपीडीए का फुल फॉर्म जो होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, हमारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एडेनिन जो ए जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जो ए बढ़ने के कारण क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज हैं अब इसको थोड़ी सी अच्छी जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो आरबीसीज को हम लोग खाने के तौर पे एडेनिन दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, खाने के तौर पे उसको डेक्सट्रोज दे रहे थे, जहाँ पे डी लगा है वो डेक्सट्रोज है, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, डेक्सट्रोज के साथ अब एडेनिन भी दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो डेक्सट्रोज एक शुगर है और एडेनिन हम लोग उसके साथ डेक्सट्रोज के साथ एडेनिन भी अगर हम लोग ऐड करके दे रहे हैं उसको, तो उसकी जो लाइफ जो है वो और बढ़ जाती है। यहाँ पे सीपीडी में हमारा 28 दिन तक हम स्टोर कर सकते थे पीआरबीसी को, अब यहाँ पे हम लोग 35 दिन तक स्टोर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आरबीसीज को। और जो हमारा जो डीपीजी लेवल जो है वो भी हमारा 30 से 35 दिन तक हमारा मेंटेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो आरबीसीज को जो है हम लोग हाई एटीपी सप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा एटीपी लेवल होता है जिससे एनर्जी बनाती है हमारी आरबीसी जो रहती है, तो वो एटीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको मिल रहे हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। कहीं कहीं तो हम लोग यहाँ पे 42 दिन तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं पीआरबीसी को। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग एंटीकोगुलेंट में कैसे हमारी आरबीसी रिएक्ट करती है और कैसे हम उसको अलग अलग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग CPDA1 CPDA2 हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेटेस्ट जो ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारे 35 दिन तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग अपनी आरबीसी को। तो है हमने बात कर ली कि पीआरबीसी क्या होती हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर उसको स्टोर करते हैं, कौन कौन से जब बीमारियां हमको होती हैं या फिर ब्लड की जब कमी हो जाती है तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसको, और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें रेड सेल्स होती हैं, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीआरपी की। एडवांटेज की बात मैं करना भूल गया। एडवांटेज जो इसमें है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है हम लोग जब पीआरपी किसी व्यक्ति को देते हैं तो, ठीक है। और अगर से हम लोग होल ब्लड दें घर से या फिर पीआरपी दें, तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि वॉल्यूम ओवरलोड का रिस्क कम करता है पीआरपी। होल ब्लड देंगे तो वॉल्यूम ओवरलोड का रिस्क हमारा बढ़ जाएगा। तो कुछ एडवांटेज है पीआरपी देने के। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेटलेट कंसनट्रेट के बारे में, फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरपी, प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा में बात है कि हमने यहाँ पे 2 इमेज लगाई हुई हैं। एक है जो एक व्यक्ति से जिसने ब्लड डोनेट किया हुआ है उसके होल ब्लड से प्लेटलेट निकाली गई है, और दूसरी इमेज लगाई हुई एचडीपी की, जो कि एक सिंगल डोनर प्लेटलेट है जिसकी हम लोगों ने किसी एक व्यक्ति से एफरेसिस मशीन में प्लेटलेट निकाली हुई है। तो इन दोनों में फ़र्क अपन देख सकते हैं। जितना एक पीआरपी काम करती है, जितना 5 पीआरपी काम करती हैं, उतना हमारा एक एचडीपी से उस व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट बढ़ जाती हैं। लगभग 4-5 के आसपास इसका रेशो चलता रहता है। वो डिपेंड करता है कि पीआरपी कितने अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। तो पीआरपी जो हमारा है, प्लेटलेट कंसनट्रेट जो हमारा है, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट, मतलब किसी भी डोनर का हम लोग होल ब्लड लिया है उससे हम लोग प्लेटलेट अलग से निकाल लेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीआरपी आरडीपी। मतलब प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा तो है लेकिन वो रैंडम डोनर प्लेटलेट है, मतलब रैंडमली डोनर से निकाला गया है। और दूसरा हमारा होता है एचडीपी, मतलब सिंगल डोनर प्लेटलेट, मतलब किसी एक व्यक्ति से ही प्लेटलेट हमने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकाल ली है, ठीक है। तो हमारा 2 टाइप का हो गया प्लेटलेट, एक हो गया हमारा आरडीपी, एक हो गया हमारा एचडीपी। अब इसको स्टोर कैसे करते हैं, तो स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि 20 से 24 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है, लगभग रूम टेम्परेचर की ही बात है, लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं कि 20 से 24 डिग्री होना चाहिए। कई बार रूम टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाता है और ठंडियों में कम भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने उसको रख दिए। प्रॉपर उसके लिए एजिटेटर आता है जिसको हम लोग एजिटेशन के लिए जिसको यूज़ करते हैं, एजिटेशन में बता रहा हूँ अभी। तो क्या होता है कि पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर में क्या होता है कि 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको रखते हैं, और हम लोग उसको फ्रीज क्यों नहीं करते हैं, हमने नोट करके मैंने इसलिए नीचे लिखा हुआ है कि उसको रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं रख देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में अगर इसको रख दिया गया तो प्लेटलेट का जो फंक्शन है, जो एक्टिवेट होकर के जो क्लॉटिंग का जो काम करती है हमारी प्लेटलेट, वो उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो भाई अपना काम नहीं करेगी, अपना क्लॉट करेगी नहीं, तो फिर क्या मतलब हमारा भाई उसको प्लेटलेट देने का, फिर एचडीपी देने का। तो उसके फंक्शन को प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग यहाँ पे 20 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही रखते हैं, इसलिए हम उसको रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस एजिटेशन में रखते हैं। कंटिन्यूस एजिटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास प्लेटलेट है, मतलब ऐसे प्लेटलेट है और प्रॉपर वो हिल रही है कंटिन्यू ऐसे, ठीक है। तो कंटिन्यू एजिटेट होती रहती है प्लेटलेट, हिलती रहती है। तो ऐसे हम लोग मशीन में रखते हैं या फिर ऐसे हम लोग स्टोरेज बॉक्स में उसको रखते हैं जिसका टेम्परेचर हमारा 20 से 24 डिग्री मेंटेन रहे और कंटिन्यूसली वो हिलता रहे हमारा जो स्टोरेज है वो, ठीक है। तो कंटिन्यूस एजिटेशन में रखेंगे, इससे होता है कि प्लेटलेट वगैरह जो है हमारी प्रॉपर एक्टिवेट रहती है और हमारी अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर जाने में काम करती है और ख़राब नहीं होती है प्लेटलेट। अब सेल्फ लाइफ कितनी है इसकी, हम लोगों ने देखा पीआरबीसी की सेल्फ लाइफ 35 दिन है। हमारी जो प्लेटलेट की सेल्फ लाइफ होती है वो 5 दिन होती है हमारी। कब हमको ज़रूरत पड़ती है, अगर से किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बो मतलब यहाँ पे होता है, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट, साइटो मतलब सेल और पीनिया मतलब कम हो जाना, ठीक है। 3 अलग वर्ड को मिला करके एक शब्द बना दिया गया है। तो थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट, साइटो मतलब सेल और पीनिया मतलब कम हो जाना। तो प्लेटलेट सेल्स का कम हो जाना हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है।
अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो उसको प्लेटलेट दी जाएगी। देन अगर किसी को डेंगू विद ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर डेंगू वाले व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे प्लेटलेट देंगे ही देंगे, है ना। 1 मिनट। देखो, जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो हम उसको बोलते हैं इसको प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको डेंगू में प्लेटलेट की ज़रूरत पड़े ही। हम लोग जो नॉर्मल रेंज मानते हैं प्लेटलेट की, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1.5 लाख से 4 लाख होती है। अगर डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट होता है कम। मान लेते हैं उसका 1 लाख प्लेटलेट काउंट हो गया, तो हम उसको ब्लड देंगे क्या? नहीं देंगे। 1 लाख में प्लेटलेट काउंट ब्लड नहीं देंगे, कम हो गया लेकिन फिर भी नहीं देंगे। मान लेते हैं चलो उसका 80,000 हो गया, अब देंगे ब्लड? अभी भी नहीं देंगे उसको। 50,000 हो गया है, अभी देंगे ब्लड उसको? अभी भी नहीं देंगे ब्लड उसको। 50,000 भी हो गया, तो लोग 50,000 में क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, लेकिन 50,000 विथ ब्लीडिंग है, मतलब उसको 50,000 उसका काउंट हो गया और अब ब्लीडिंग भी होने लगी है, नाक से थोड़ा सा ब्लड आ रहा है उसके, ठीक है। तो नाक, मेन तो नाक से ही सबसे शुरू में ब्लड आता है। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन मेन हमारा नाक से सबसे पहले ब्लड आना चालू होता है। तो अगर उसका ब्लीडिंग होना चालू हो गई हो, 50,000 काउंट है उसका, तो फिर हम उसको प्लेटलेट्स देंगे, ठीक है। या फिर 50,000 में ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है तो भी हम उसको रोक सकते हैं कि शायद 1-2 दिन बढ़ जाए उसका। लेकिन अगर से उसका काउंट 20,000 हो जाता है या 30,000 हो जाता है, ठीक है, और तब ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, तब भी हम उसको प्लेटलेट दे सकते हैं। तो 50,000 के नीचे काउंट होना चाहिए या फिर ब्लीडिंग विथ डेंगू उसको होना चाहिए। तो अगर दोनों इस कंडीशन है तो फिर हम उसको प्लेटलेट दे देंगे यहाँ पे। देन हमारा है, कई लोगों को प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर होता है, मतलब कि उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से प्लेटलेट बनती नहीं है, ठीक है। जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है, लेकिन प्लेटलेट का अगर डिसऑर्डर है, मतलब प्लेटलेट बन नहीं रही हैं अगर से बॉडी में, तो फिर हम उसको प्लेटलेट दे सकते हैं। तो कई मरीज ऐसे रहते हैं जिनको प्लेटलेट की कमी बार बार होती रहती है, जैसे कि हमारा सिकल सेल और थैलेसीमिया में होता है ना कि यार खून की कमी हो रही है, आरबीसी टूट रही हैं उसकी, ऐसे प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें प्लेटलेट की कमी होती है। तो उन कंडीशन में हम उसको होल ब्लड क्यों देंगे, हम उसको प्लेटलेट देंगे जिससे उसकी बॉडी में प्लेटलेट बढ़ जाए। तो ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई प्लेटलेट के बारे में, एसटीपी के बारे में, आरडीपी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एफएफपी के बारे में। तो एफएफपी में क्या होता है, फुल फॉर्म देख लेते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसको 6 घंटे के अंदर हमको फ्रीज करना पड़ता है। मतलब फ्रीज का मतलब है कि जमा देते हैं हम लोग उसको, -80 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस में उसको रख देते हैं। 18 डिग्री से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, डोनर से सैंपल लिया और उसको सेपरेट करके, सेंट्रीफ्यूज करके हम लोगों ने उसका बनाया प्लाज्मा। और प्लाज्मा को हम लोगों ने क्या किया, 6 घंटे के अंदर हमने उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया मतलब -18 डिग्री सेल्सियस, अपन उससे कम है, -20 -22 इतनी डिग्री सेल्सियस पर हम उसको जमा देते हैं। वो हमारा जम चुका है और जमने के बाद फिर हम उसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। कंटेंट क्या होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, तो सारे टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन में हमारा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन, तो ये जो एल्बुमिन के प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ये सारे हमारे इसके अंदर होते हैं। किसी को प्रोटीन्स की कमी है, फैक्टर्स की कमी है, तो हम लोग उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यहाँ पे दे सकते हैं। इंडिकेशन क्या है, कब दिया जा सकता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हमारा, तो अगर से किसी को कोगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी है, कोगुलेशन फैक्टर्स की कमी हो गई है उसकी बॉडी में, तो उसको हम लोग यहाँ पे एफएफपी प्लाज्मा उसको दे सकते हैं। या फिर किसी को डीआईसी हो गया है, डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, मतलब कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट हो रहे हैं। कई बार देखते हैं कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं उनको उनका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोगुलेशन फैक्टर्स की उसके अंदर कमी हो गई है, तो डीआईसी एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है हॉस्पिटल से पेशेंट को। तो उस प्रॉब्लम में भी हम लोग यहाँ पे एफएफपी उस पेशेंट को देते हैं। और लीवर डिसीज़ है, क्योंकि हमारा, जैसे हमने बात करी थोड़ी देर पहले, कि हमारे जो भी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या फिर जो भी प्रोटीन होता है, जैसे कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्रोटीन ही तो हैं एक प्रकार के, तो जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बनाते हैं हमारे लीवर। अब लीवर ही अगर प्रॉब्लम हो गया है, किसी का लीवर ही ख़राब हो गया है, लीवर में कोई बीमारी हो गई है, तो फिर लीवर की बीमारी में क्या होता है कि उसको क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। तो फिर हम उसको यहाँ पे एफएफपी दे करके उसका क्लॉटिंग फैक्टर्स रिकवर कर सकते हैं। देन अगर से हमने किसी को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन किया हुआ है पीआरपी का, पैक्ड रेड सेल का, तो मेसिव ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रांसफ्यूजन उसका किया हुआ है, तो उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एफएफपी दे देते हैं, जिससे कि उसका प्रोटीन्स या फिर फैक्टर्स या फिर उसका वॉल्यूम, मतलब ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो ये हमारा हो गया प्लेटलेट के बारे में। अभी देखो, ये हमारी क्लास आज की यहाँ पे थैंक यू सो मच के साथ हम लोग, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच के साथ हम लोगों ने क्लास यहाँ पे एंड कर दी। लेकिन अभी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी हम लोग बात इसके बारे में करेंगे कि इसके ऊपर जो भी किसी के क्वेश्चंस होंगे तो वो हमको यहाँ पे
कमेंट में पूछ सकता है। आज की जो भी क्वेश्चन किसी के भी होंगे तो वो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा आज। और देन थोड़ा सा मैं स्क्रीन अपनी बड़ी कर देता हूँ जिससे अच्छे से कन्वर्सेशन हो सके। ठीक है, तो जो भी किसी के क्वेश्चन हो वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकता है। उससे क्या होगा कि मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो एंड होने के बाद भी कभी भी, मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी एक अगर इसमें कमेंट करेंगे तो अपन उसको क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से हम उसको टैगल करेंगे। और अभी हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं, जस्ट ये क्लास जैसे ख़त्म हो गई अभी, देन हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास करेंगे। और लाइव क्लास में हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे उसके बारे में बात करेंगे, 20 MCQ सॉल्व करेंगे। और 20 MCQ सॉल्व करेंगे और उसके हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करेंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देंगे उन सारे MCQs वगैरह का। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम लोग क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना सब लोग, जिससे कि थोड़ा सा लाइक वाइक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कशन वाली क्लास में अभी, और MCQ वगैरह हम लोग अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं क्लास में भी।